अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम डेप्रिसिएशन के कुछ एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। एमसीक्यू नंबर 1। एट फाइनेंशियल ईयर एंड ऑफ 31st December 2022, sorry 2020, an entity reported the following in its statement of financial position. प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट दी हुई है, क्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है और फिर 600 million नेट बुक वैल्यू है। The cost amount of 860 million includes 150 million relating to freehold land. On 31st of August 2021, the entity purchased another item of equipment for rupees 100 million. Depreciation is charged at 20% per annum on pro rata basis using reducing balance method. What is the depreciation charge for the year ended 31st December 2021? 31 दिसंबर 2021 वाले साल की जो डिप्रिसिएशन की वैल्यू होगी वो हमें कैलकुलेट कर कर बतानी है। ठीक है जी। और अब करेंगे कुछ इस तरह से कि हमारे पास आप कह लें कि 1 जनवरी 2021 वाले दिन जो टोटल कॉस्ट आ रही है हमारे नॉन करेंट एसेट्स की वो 860 मिलियन है, और जो इनकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो 260 मिलियन है, और इसीलिए नेटबुक वैल्यू जो है वो 600 मिलियन आ रही है। अब ये जो 860 मिलियन है इसमें 150 मिलियन का फ्री होल्ड लैंड शामिल है। लैंड जो है उसको हम डिप्रिशिएट नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि लैंड के अलावा हमारे पास 710 मिलियन की कॉस्ट के नॉन करंट एसेट्स हैं जिनकी 260 मिलियन की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और 450 मिलियन की नेट बुक वैल्यू। On 31st August 2021, the entity purchased another item of equipment for rupees 100 million. अच्छा, ये 1 जनवरी वाली पोजीशन है, और इसके अलावा कंपनी ने 31 अगस्त वाले दिन मजीद कोई एंटिटी ने जो है वो इक्विपमेंट परचेज करी थी जिसकी वैल्यू जो है वो 100 मिलियन थी। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 1 जनवरी वाली पोजीशन है। ठीक है। अब ये वाले जो एसेट्स हैं ये साल के पहले दिन से साल के आखिरी दिन तक मेरे पास होंगे। एग्री? क्योंकि कहीं पे भी सवाल में ऐसा नहीं लिखा कि आपने जो है ना वो एसेट्स बेचे। तो अगर एसेट्स बेचे नहीं होंगे तो ये जो 450 मिलियन रुपीस के हमारे नॉन करंट एसेट्स हैं ये 1 जनवरी 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2021 तक हमारी कंपनी में एग्जिस्ट करते होंगे, पड़े हुए होंगे, इस्तेमाल हुए होंगे। 31 अगस्त वाले दिन मजीद मैंने जो है वो 100 मिलियन की चीज़ें खरीदी हैं। अच्छा, सवाल में लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड एट 20% पर एनम ऑन प्रो रेटा बेसिस यूजिंग द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। प्रो रेटा बेसिस का मतलब ये है कि जिस एसेट को जितने महीने इस्तेमाल करा गया उस एसेट पर उतने ही महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन का रेट नेट बुक वैल्यू पर अप्लाई होता है, यानी कि कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से जो अमाउंट आती है उस पर अप्लाई होता है। तो हमारे जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा ना, हमारा जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा वो होगा 450 मिलियन का 20%। 450 मिलियन का 20% जो है वो मेरे डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस होगा। 450 मिलियन मेरी नेटबुक वैल्यू है, और मैं उस नेटबुक वैल्यू का यानी कि 450 मिलियन का 20% ले लूंगा। ये वो वाले एसेट्स हैं जो मेरे पास मेरी कंपनी में 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक थे। एक ये डेप्रिसिएशन होगी। दूसरी डेप्रिसिएशन उन एसेट्स की होगी जो मैंने परचेज करे थे 31 अगस्त वाले दिन। अब 31 अगस्त वाले दिन वो मैंने 100 मिलियन के परचेज करे थे। 20% पूरे साल की डेप्रिसिएशन होती है, और सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 महीने होते हैं। इस पर 4 महीने की डेप्रिसिएशन लगेगी, तो 100 इंटू 20% इंटू 4/12 यानी कि 6.67। ये उन एसेट्स की डेप्रिसिएशन है जो 1 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर वाले दिन तक मेरे पास थे। लिहाजा मेरी जो टोटल डेप्रिसिएशन होगी वो 96.67 के अमाउंट पे आ रही होगी। ठीक है जी। ये मेरी टोटल जो है ना वो डेप्रिसिएशन होगी 96.67 मिलियन।
टोटल डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। अच्छा, अगर 31 दिसंबर वाले दिन, अगर 31 दिसंबर 2021 वाले दिन मुझसे ये पूछा जाता कि मेरे पास जितने भी एसेट्स हैं उन सारे एसेट्स की कॉस्ट कितनी है, तो देखिए 860 मिलियन के एसेट्स जो थे वो मेरे पास साल के पहले दिन मौजूद थे। और क्योंकि अब मैं मेरे एसेट्स की मुकम्मल सारे एसेट्स की टोटल कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, तो 860 मिलियन जो है इसमें वो 150 मिलियन वाला फ्री होल्ड लैंड भी शामिल होगा। उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। जमा आपने ड्यूरिंग द ईयर 100 मिलियन के मजीद नॉन करेंट एसेट्स परचेज करें जो आपने 31 अगस्त 2021 को परचेज करे थे। तो अगर हमसे ये पूछा जाता कि 31 दिसंबर को मेरे पास जो एसेट्स हैं सारे के सारे, उन टोटल सारे एसेट्स की जो कॉस्ट होगी वो कितनी होगी, तो मैं बोलूँगा 960। अगर मुझसे ये पूछा जाएगा कि 31 दिसंबर वाले दिन मेरी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है, तो देखिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में 260 मिलियन की डेप्रिसिएशन तो उन एसेट्स की है जो मेरे पास एग्जिस्ट करते थे और साल के शुरू में भी थे और पिछले सालों तक उसकी जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी वो 260 मिलियन थी। इसके बाद इस साल जो मेरे पास ये एसेट्स पहले से मौजूद थे और जो मैंने नए एसेट्स खरीदे, उन सारे एसेट्स की जो टोटल डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर है वो 96.67 मिलियन है। लिहाजा टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेरे पास जितने भी सारे एसेट्स हैं ना, उन सारे एसेट्स की टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 35.67 मिलियन है। और इस हिसाब से मेरी जो नेट बुक वैल्यू है, जो मेरी नेट बुक वैल्यू है वो होगी 960 - 356.67, यानी कि 603.33। 603.33 ये मेरी नेट बुक वैल्यू होगी मेरे सारे के सारे एसेट्स। ये पूछी नहीं गई है लेकिन एक एडिशनल वर्किंग मैंने कर दी। हमारा तो इस सवाल का आंसर जो है ना वो 96.67 मिलियन है, यानी कि ए आंसर। 47, non-current asset was bought for 1.4 million on 1st of January 2019. It has estimated useful life of 3 years and residual value of 200,000. The entity uses reducing balance method of depreciation. What will be carrying amount of this asset on 31st of December 2021? हम यहाँ पे लिखते हैं 1 जनवरी 2019 और सवाल के हिसाब से लिखा हुआ है नॉन करेंट एसेट वाज बॉट फॉर 1.4 मिलियन ऑन 1 जनवरी 2019, यानी कि यहाँ पर कॉस्ट है 1400000। ठीक है, मैंने इतने का मैंने इतने अमाउंट का एक नॉन करेंट एसेट परचेज करा था 1 जनवरी वाले दिन। इट इज एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 3 इयर्स, इसकी जिंदगी 3 साल है, एंड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 200,000, और इसकी रेजिडुअल वैल्यू जो है ना वो 2 लाख रुपए है। The entity uses reducing balance method of depreciation. कंपनी reducing balance method यूज करती है depreciation चार्ज करने के लिए। What would be carrying amount of this asset on 31st December 2021? कैरिंग अमाउंट का मतलब क्या होता है? कैरिंग अमाउंट का मतलब होता है नेट बुक वैल्यू। ठीक है जी। अच्छा, अब देखिए रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं ना, तो हम नेट बुक वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई एक सर्टेन परसेंटेज परसेंटेज से मल्टीप्लाई करते हैं। और स्ट्रेट लाइन मेथड में जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो उसके लिए हम कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ ये तरीका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है कि इस एसेट की एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है 3 साल। इसका मतलब ये है कि कंपनी का ये अंदाजा है कि 31 दिसंबर 2019 को पहला साल खत्म होगा, 31 दिसंबर 2020 को दूसरा साल खत्म होगा, 31 दिसंबर 2021 को तीसरा साल खत्म होगा। कंपनी का ये अंदाजा है कि 3 साल बाद इसकी जो रेजिडुअल वैल्यू होगी ना वो 2 लाख, ये कंपनी का अंदाजा है। यानी कि कंपनी का ये अंदाजा है कि 3 साल बाद इसकी जो बुक वैल्यू होगी वो 2 लाख होगी।
The entity uses reducing balance method of depreciation. What will be the carrying amount of this asset on 31st December 2021? अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि 3 साल बाद 31 दिसंबर 2021 जो है ना वो एग्जैक्टली 1 जनवरी 2019 के 3 साल बाद है। वो बोल रहा है कि 3 साल बाद कंपनी के इस एसेट की जो कैरिंग अमाउंट होगी वो आखिर कितनी होगी। यानी कि कंपनी के अंदाजों के मुताबिक इसकी जो नेट बुक वैल्यू या कैरिंग अमाउंट होगी वो इस दिन कितनी होगी। तो ये याद रहे कि आज जब हमने एसेट खरीदा हमने सोचा 1.4 मिलियन का, और हमारा ये सोचना है कि 3 साल बाद इसकी नेट बुक वैल्यू 2 लाख होगी, विच इज़ रेजिडुअल वैल्यू। और हम इन दोनों के बीच का जो अमाउंट होता है उसी को तो एज अ डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो तीसरे साल के आखिर में जो हमारे पास नेट बुक वैल्यू होगी जो हम सोच रहे हैं वो रेजिडुअल वैल्यू के ही बराबर होगी। लिहाजा मेरा जो आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि 2 लाख, क्योंकि 3 साल बाद की रेजिडुअल वैल्यू 2 लाख है। आप इसको यूँ समझ लें, देखें हमारे पास नेटबुक वैल्यू पर अप्लाई करने वाली परसेंटेज तो नहीं दी हुई है, लेकिन आप इसको यूँ सोच सकते हैं कि अगर लेट से स्ट्रेट लाइन मेथड होता है डेप्रिसिएशन का, तो 1 साल की डेप्रिसिएशन क्या होती है, 1.4 मिलियन माइनस, यानी कि कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। 1 साल की डेप्रिसिएशन होती 4 लाख, 1.4 मिलियन माइनस 2 मिलियन, सॉरी 1.4 मिलियन माइनस 2 लाख डिवाइडेड बाय 3। और होता क्या है, यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखूँ, पहले साल की डेप्रिसिएशन होती 4 लाख, उसके बाद पहले साल के आखिर की नेट बुक वैल्यू कितनी आ जाती, 1.4 माइनस 0.41 मिलियन। ठीक है, यहाँ पर ये पहला साल खत्म होता, सॉरी ये यहाँ पर आएगा। ठीक है, यहाँ पर ये पहला साल जो है ना आपका वो खत्म हो रहा होता। कॉस्ट तो कॉस्ट है ना, कॉस्ट का मतलब होता है जितने की ये चीज़ खरीदी थी। पहले साल के आखिर में आप बोलते कि भाई मेरा जो एसेट है उसकी नेट बुक वैल्यू 1 मिलियन है। अच्छा, फिर एक और साल गुजरता तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यानी कि डेप्रिसिएशन का टोटल वो हो जाता 4 मिलियन इंटू 2, यानी कि 8 मिलियन हो जाता। तो ये अमाउंट कितनी बच जाती, 6 लाख बच जाती। 1.4 मिलियन माइनस 0.8 मिलियन इज इक्वल टू 0.6 मिलियन। उसके बाद ये अमाउंट कितनी हो जाती है, अब हो जाती है 400,000 इंटू 3। तो देखिए ये 1.4 माइनस 1.2 इज इक्वल टू 0.2। ठीक है जी, इस तरह से ये हिसाब किताब चल रहा होता। इसका मतलब आखिरी दिन की नेटबुक वैल्यू और रेजिडुअल वैल्यू बराबर होगी। 48 में लिखा हुआ है नॉन करंट एसेट वाज बॉट फॉर 1.4 मिलियन ऑन फर्स्ट जनवरी, इट हैज एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 3 इयर्स एंड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 200,000, द एंटिटी यूजेस रिड्यूसिंग मैनेज मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, कैलकुलेट द टोटल डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द एसेट। थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द एसेट कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज करी जाएगी। अब देखें बात वही है, अगर 1.4 मिलियन की कॉस्ट है और 3 साल बाद जो है वो नेट बुक वैल्यू 2 लाख हो जाती है, तो ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ दीज 3 इयर्स मैंने टोटल जो डेप्रिसिएशन तीनों सालों की मुकम्मल चार्ज करी होगी वो 1.2 मिलियन होगी। अब कुछ बच्चों का सवाल ये आ सकता है कि सर ये तो एज पर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, सॉरी स्ट्रेट लाइन मेथड है, उसने तो हमसे पूछा है कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन क्या होगी। देखिए रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में भी डेप्रिसिएशन की अमाउंट टोटलिटी में सेम होती। बहरहाल क्योंकि उसमें नेटबुक वैल्यू पे परसेंटेज लगती है, तो शुरू के सालों की डेप्रिसिएशन ज़्यादा होती और एंड के सालों की डेप्रिसिएशन जो है ना वो कम होती। ठीक है, शुरू के सालों की डेप्रिसिएशन जो है ना वो ज़्यादा होती है और एंड के सालों की डेप्रिसिएशन जो है वो कम होती। आप एक काम कर सकते हैं, एस इज इक्वल टू पी 1 + i⁻n, ये वाला फॉर्मूला यूज कर कर और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की डेप्रिसिएशन का रेट मालूम कर सकते हैं। कैसे, इस तरह से मालूम कर सकते हैं कि देखिए फ्यूचर की वैल्यू यानी कि 3 साल बाद वैल्यू होनी चाहिए 2 लाख, इज इक्वल्स टू पी यानी कि आज वैल्यू इसकी कितनी है 1.4 मिलियन, ब्रैकेट में 1 + i वो रेट है जो डेप्रिसिएशन का रेट चार्ज होना चाहिए, पावर n यानी कि 3 साल बाद की बात है। तो अब इसको मैं मैनुअली सॉल्व करता हूँ, 2 लाख डिवाइडेड बाई 1,400,000 ये बन जाएगा 0.1428, 0.1428 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर होगा 1 + i और पावर बन जाएगी 3। पावर 3 उल्टे हाथ पर आएगी तो पावर हो जाएगी 1/3। ठीक है, और उसमें से 1 माइनस कर देते हैं। तो ये जो रेट आ रहा है ना डेप्रिसिएशन का, या ये कि जो आई आ रहा है
वो माइनस का 47.72% आ रहा है, यानी कि ये डेप्रिसिएशन का रेट होगा। चेक भी कर लेते हैं। देखिए यही वाला टेबल बनाते हैं, और अब ज़रा काम कुछ इस तरह से करते हैं कि डेप्रिसिएशन के लिए जो है ना, मैं इसका 47.72% लेता हूँ। ठीक है जी। तो इसमें से इसको माइनस कर दिया, 731920 बच गया। अच्छा, ये देखिए, मैंने 1.4 मिलियन की चीज़ खरीदी। 1.4 मिलियन में पहले साल की डेप्रिसिएशन, पहले साल के आखिर की नेट बुक वैल्यू। अब क्या होगा, अब अगर हम जो है वो क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में अब अगले साल की डेप्रिसिएशन इस पर चार्ज होगी। यानी कि अब इसका मैं लूँगा 47.72%। ठीक है। और फिर ये दूसरे साल के आखिर की नेट बुक वैल्यू आ जाएगी। यानी कि ये नेट बुक वैल्यू अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ 31 दिसंबर 2020 वाली। कैसे? पिछली नेट बुक वैल्यू और एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। ठीक है। अच्छा, फिर उससे उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अगली डिप्रिसिएशन इस पे चार्ज होगी। और फिर मैं एक और नेट बुक वैल्यू कैलकुलेट कर लूँगा 31 दिसंबर 2021 वाली। ये देखें, 2 लाख ही आ रहा है ना, थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ की वजह से एरर आ रहा है। अब मैं ज़रा इसको समझाता हूँ। 1.4 मिलियन का आपने जो है वो 1 जनवरी को एसेट खरीदा। पहला साल खत्म हुआ तो 1.4 मिलियन पर 47.72% अप्लाई किया एज अ डेप्रिसिएशन। नेट बुक वैल्यू आ जाती है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से आपका आंसर 731920 मिलियन। ये पहले साल के आखिर की नेट बुक वैल्यू है। अगली बार जो डेप्रिसिएशन लगेगी उस इस नेट बुक वैल्यू का 47.72% होगी। नेट बुक वैल्यू का 47.72% दिया, नेट बुक वैल्यू में से इसको माइनस किया। अब नेट बुक वैल्यू 31 दिसंबर 2020 को बच गए 382647। ये जो वैल्यू है ना, ये क्या है, ये डेप्रिसिएशन है। ये कब से कब तक की डेप्रिसिएशन है? पहली इसको डेप्रिसिएशन लिख देता हूँ। ये डेप्रिसिएशन है 1 जनवरी 2019 टू 31 दिसंबर, 1 जनवरी 2019 टू 31 दिसंबर 2019। अच्छा, ये डेप्रिसिएशन है 1 जनवरी 20 टू 31 दिसंबर 2020। सही है। और ये फिर डेप्रिसिएशन है 1 जनवरी 2021 टू 31 दिसंबर 2021। सही है जी। अच्छा, ऐसा भी कर सकते हैं हम। देखिए, आपने कॉस्ट कितनी थी? कॉस्ट 1.4 मिलियन थी। आपने वो एसेट खरीदा, एक साल गुजरा, उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करी, ये एक साल बाद की नेट बुक वैल्यू है। ठीक है ना। एक और टेबल बनाते हैं, लेट से मैं उसमें जो है ना वो कॉस्ट लिखता हूँ और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखता हूँ और नेट बुक वैल्यू लिखता हूँ। 1 जनवरी 2019, 31 दिसंबर 2019, 31 दिसंबर 2020, 31 दिसंबर 2021। 1 जनवरी 2019 वाले दिन 1.4 मिलियन की कॉस्ट है, और मैं हर जगह जो है ना कॉस्ट लिख देता हूँ। कॉस्ट, कॉस्ट, कॉस्ट। ठीक है। अच्छा, पहले साल की जो डेप्रिसिएशन है वो 668080 है। तो पहले साल के आखिर की नेट बुक वैल्यू 731920। दूसरे साल के आखिर की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है उसमें ये वाली अमाउंट होगी और ये वाली अमाउंट होगी, क्योंकि 2 सालों की डेप्रिसिएशन अब एक्यूमुलेट हो जाएगी ना। एक्यूमुलेटेड का मतलब एडेड या टोटल डेप्रिसिएशन। तो देखिए, आपकी नेट बुक वैल्यू कितनी आ रही है? 382648। ठीक है। ये दोनों सेम है। सिर्फ 0.08 रुपीज़ का राउंडिंग ऑफ की वजह से मसला है, बल्कि इसको अगर हम राउंड ऑफ भी कर दें। सही है जी। अच्छा, उसके बाद फिर तीसरे साल क्या होगा? पहले साल की डेप्रिसिएशन जमा दूसरे साल की डेप्रिसिएशन जमा तीसरे साल की डेप्रिसिएशन। तो ये आपके पास जो है ना वो 200,048 आ रहा है। सही है ना। अच्छा जी। तो बहरहाल ये हमने बहुत सारी चीज़ें सवाल में डिस्कस करी।
लेकिन अगर वो ये बोल रहा है कि तीनों सालों की टोटल डेप्रिसिएशन कितनी होगी, तो वो तकरीबन 1.2 मिलियन बन रही है, यानी कि 48 का आंसर सी है। दोनों मेथड से, हाँ, इससे भी देख लें, इससे भी देख लें, बस दोनों में फ़र्क ये होता है कि दोनों में जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन और डिप्रिसिएशन जो है वो डिफरेंट हो रही है। अच्छा, 49, द फॉलोइंग आर डिटेल्स फॉर टू एंटिटीज एज एट 30th June 2021, एंटिटी ए, एंटिटी बी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट, एट्रिब्यूटेड डिप्रिसिएशन, विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इसमें से कौन से दो जुमले ऐसे हैं जो सही हैं? द डिटेल्स above do not provide any comparable information। जो डिटेल दी है उससे आप इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते हो, कंपेरेबल इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ऐसा तो नहीं लगता, क्योंकि दोनों की कॉस्ट मेंशन है, दोनों की क्यूमुलेटिव डिप्रिसिएशन मेंशन है, कंपैरिजंस तो हो सकते हैं। एंटिटी ए हैज इनिशियली इन्वेस्टेड मोर इन नॉन करंट एसेट्स एज कंपेयर टू एंटिटी बी। हाँ, बिल्कुल ऐसा लग रहा है, क्योंकि एंटिटी ए जो है उसकी अगर आप कॉस्ट देखो तो 100 मिलियन है, और एंटिटी बी की कॉस्ट देखें तो 25 मिलियन है। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि एंटिटी ए जो है ना, उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। एंटिटी ए हैज़ ओल्डर एसेट्स एज कंपेयर टू एंटिटी बी। एंटिटी के ए के जो एसेट्स हैं वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा पुराने हैं, अगर हम एंटिटी बी से कंपेयर करें तो। अच्छा, अब ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इस बात पर। इससे अगला क्या है, एंटिटी ए प्रॉफिटेबिलिटी मस्ट बी हायर देन एंटिटी बी। एंटिटी ए की जो प्रॉफिटेबिलिटी होगी, यानी कि जो प्रॉफिट्स होंगे, वो एंटिटी बी से जो है वो ज़्यादा होंगे। अब देखें, इससे बोला था दो सही जुमले बताएं। पहला वाला, द डिटेल्स अबव डू नॉट प्रोवाइड एनी कंपेरेबल इन्फॉर्मेशन, ये तो गलत लग रहा है। क्यों गलत लग रहा है? भाई, कंपेरेबल इन्फॉर्मेशन है ना, आप इसको इससे कंपेयर करके बता सकते हो कि मिसाल के तौर पर किस कंपनी की जो है वो नॉन करेंट एसेट ज़्यादा है। आप इसको इसका कंपेयर कर कर बता सकते हो कि किस कंपनी की एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन ज़्यादा है। एंड तो ए तो बिल्कुल गलत है। बी में एंटिटी एज इनिशियल इन्वेस्टेड मोर इन नॉन करंट एसेट्स एज कम्पेयर टू एंटिटी बी, ये सही लग रहा है, इसलिए क्योंकि दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो इसकी वैल्यू ज़्यादा है। एंटिटी ए हैज़ ओल्डर एसेट्स एज कम्पेयर टू एंटिटी बी। अच्छा, अब इसको 100% कंक्लूड नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, अगर हम देखें तो एंटिटी ए के जो एसेट्स है उनकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ज़्यादा है रादर देन एंटिटी बी के जो हमारे एसेट्स है उनकी। या आप ये भी कह सकते हो कि एंटिटी ए के जो एसेट्स है उनकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 80% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट है। 80% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब है 80 मिलियन डिवाइडेड बाय 100 मिलियन, यानी कि तकरीबन 80% है ना। जबकि एंटिटी बी की बात करते हैं ना, तो 5 मिलियन डिवाइडेड बाई 25 मिलियन, यानी कि 20% है। तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एंटिटी ए के एसेट्स जो है वो प्रोबेबली पुराने होंगे, या उनकी एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन ज़्यादा चार्ज हुई हुई है। डी में लिखा हुआ है एंटिटी ए प्रॉफिटेबिलिटी मस्ट बी हायर देन एंटिटी बी। इसके लिए हम कोई कंक्लूजन नहीं दे सकते, क्योंकि हम प्रॉफिटेबिलिटी देखने के लिए तो हमें नेट प्रॉफिट की फिगर्स देनी चाहिए इनको। तो प्रोबेबली 49 का आंसर बी एंड सी होगा। 50 पर चलते हैं। जुपिटर लिमिटेड जेल परचेज अ मशीन ऑन 1 जुलाई 2017 फॉर ₹500,000। 1 जुलाई 2017 वाले दिन 500,000। ठीक है। इट इज बीइंग depreciated on a straight line basis over its expected life of 10 years. Residual value is estimated at 20,000 on 1st January 2018 following a change in legislation. JL fitted a safety guard to the machine. देखिए, डेप्रिसिएशन के बारे में उसने बोले स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करेंगे, एक्सपेक्टेड लाइफ 10 साल है, रेजिडुअल वैल्यू 20,000। फिर उसे ये लिखा कि 1 जनवरी 2018 वाले दिन फॉलोइंग अ चेंज इन लेजिस्लेशन, कोई कानून के चेंज की वजह से जेल फिटेड अ सेफ्टी गार्ड टू द मशीन। जेल ने कोई सेफ्टी गार्ड जो है ना वो मशीन में फिट किया है। द सेफ्टी गार्ड कॉस्ट 25,000 एंड हैज अ यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years विद नो रेजिडुअल वैल्यू। और इस सेफ्टी गार्ड की जो कॉस्ट है वो 25,000 होगी, और इसकी 5 साल की यूजफुल लाइफ है, कोई रेजिडुअल वैल्यू नहीं है। What amount will be charged to profit or loss for the year ended 31st of March 2018 in respect of depreciation on this machine?
What amount will be charged to profit or loss for the year ended 31st March 2018 in respect of depreciation? यानी कि 31 मार्च वाला जो साल खत्म होगा उसमें हम डेप्रिसिएशन जो है वो कितनी चार्ज करेंगे इस मशीन के हवाले से। अच्छा, अब अगर इनका साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 2018 को, तो ये शुरू हुआ होगा 1 अप्रैल 2017। 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018, इस तरह से इस कंपनी का जो साल है ना वो चल रहा होगा। ठीक है। अब अगर 1 अप्रैल को ये साल शुरू हो रहा है और मैं जो मशीन खरीदी है वो 1 जुलाई को खरीदी है, तो मेरी डेप्रिसिएशन जो स्टार्ट होगी वो तो ज़ाहिर है जुलाई से स्टार्ट होगी। ठीक है। अच्छा, जुलाई से मशीन की डिप्रिसिएशन स्टार्ट होगी और 1 जनवरी वाले दिन जो है ना वो अलग से कोई सेफ्टी इक्विपमेंट भी मैंने जो है वो परचेज किया है और उसकी मशीन वो भी मशीन में बिल्ट है, उसकी डिप्रिसिएशन भी होगी। तो हमारे पास दो तरह की डिप्रिसिएशन होगी। एक तो हमने जो मशीन खरीदी है उसकी, वो कैसे आएगी? कॉस्ट 500,000 माइनस रेजिड्यूल वैल्यू 20,000 मल्टीप्लाइड बाई आपके पास जो सॉरी कॉस्ट माइनस रेजिड्यूल वैल्यू डिवाइडेड बाई यूजफुल लाइफ जो कि 10 साल है। तो 5 लाख माइनस 20,000 कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई यूजफुल लाइफ, तो ये आता है 48,000। ये पूरे साल की वैल्यू आ रही है। अब क्या करेंगे हम? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने, 6 और 3, 9, यानी कि इसको 9/12 से मल्टीप्लाई करके 36,000 की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। और हमारे पास जो सेफ्टी गार्ड है ना, सेफ्टी गार्ड जो है उसके लिए डेप्रिसिएशन कैसे हो जाएगी? उसकी डेप्रिसिएशन हमारे पास हो जाएगी 25,000। इसकी यूजफुल लाइफ कितनी है? रेजिड्यूल वैल्यू कितनी है? रेजिड्यूल वैल्यू 0 है। यूजफुल लाइफ कितनी है? 5 साल। तो इसकी डेप्रिसिएशन आ गई, लेकिन ये सेफ्टी गार्ड इंस्टॉल कब हुआ? 1 जनवरी। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीनों की डेप्रिसिएशन, तो 3/12 से इसको मल्टीप्लाई। तो हमारी टोटल जो डेप्रिसिएशन होगी वो 37,250 की आ रही होगी। 37,250 मेरी टोटल डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पर हमने ये 5 सवाल डिस्कस किए। इंशाल्लाह मजीद वीडियोस में मजीद सवाल की डिस्कशन करते हैं। थैंक यू सो मच।